ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है जो जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6। इससे पहले हमने देखा कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो सरफेस है अर्थ का, सरफेस का चेंज, मतलब वहाँ माउंटेन, कहीं प्लेट्यू, कहीं प्लेन है। इसमें हम देखेंगे, उसमें हमने देखा था कि उसका इंट्रोडक्शन देखा था कैसे कैसे चेंज होता है, उससे पहले हमने क्या सीखा और ये सब देखा। उसमें फिर ये जो जियोमॉर्फोलॉजी चेंज होता है वो 3 प्रोसेस के कारण होता है। पहला होता है इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स मतलब होता है जो अर्थ के इंटीरियर से जो फोर्स आता है उसे बोलते हैं हम इंडोजेनिक फोर्स, और जो बाहर से होता है उसे एक्सोजेनिक फोर्स। और इंडोजेनिक फोर्स में उसमें 2 चीज होता है। पहला होता है वॉल्केनिज्म और डायस्ट्रोफिज्म और वॉल्केनिज्म, 2 चीज के एंडोजेनिक के अंदर 2 फोर्स आता है, डायस्ट्रोफिज्म एंड वॉल्केनिज्म। डायस्ट्रोफिज्म मतलब होता है जो उसका इंटरनल पार्ट में एक जगह मॉल्टेन मैग्मा है और एक जगह रॉक है। रॉक के कारण जो इंटरनल फोर्स लगता है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक हो गया, तो ये होता है डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म क्या क्या आता है? अर्थक्वेक, एपेरोजेनिक, ओरोजेनिक। ओरोजेनिक मतलब होता है पहाड़ बनना, एपेरोजेनिक मतलब होता है सरफेस बनना, कॉन्टिनेंट बनना। और प्लेट टेक्टोनिक पता है, और प्लेट टेक्टोनिक हमने पिछले पार्ट पढ़ा, जो प्लेट के कारण मूवमेंट होता है वो होता है। और एक लास्ट क्या पढ़ा था हमने? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी डायस्ट्रोफिज्म के अंदर में आता है। वॉल्केनिज्म के अंदर आता है, जो वॉल्केनो के द्वारा जो सरफेस ऊपर में बनता है पृथ्वी के ऊपर। अब हम इस वाले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्स के कारण जो भी सरफेस के ऊपर चेंज आता है, जो जियोमॉर्फोलॉजी में प्रोसेस है एक्सोजेनिक फोर्स, उसके कारण जो अर्थ के सरफेस पे चेंज आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अर्थ के ऊपर जो हमारे पृथ्वी है उसके ऊपर जो भी एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इसके अंदर जो भी एनर्जी है उसका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन एनर्जी जो है, सन से एनर्जी आता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस सन की एनर्जी फोटोसिंथेसिस होता है जो हमें एनर्जी देता है फूड चेन में। फिर इसे हवा होता है, हवा के कारण फिर चेंजेस आता है। तो जो भी चेंज होता है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो भी होता है हवा के कारण होता है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहीं से भी उठा के देखें तो हमें सन से ही प्राप्त होता है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वही है। अब एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है, एक्सोजेनिक फोर्स भी कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलता होगा। हमने पिछले एंडोजेनिक फोर्स में भी देखा था कि एनर्जी 3-4 तरीके से मिलता है। अंदर वाला एनर्जी जो पृथ्वी के इनर साइड में जो एनर्जी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेसिडुअल एनर्जी जो पहले जो चीज बर्न हो रहा है अभी बर्न हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण होता है रोटेशनल और टाइडल। फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी जनरेट होता है उससे वो था इंडोजेनिक फोर्स जनरेट हो रहा था। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है? एटमोस्फेयर, यहाँ भी एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी होता है? सन डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन। हमें जो एक्सोजेनिक फोर्स के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से। ठीक, अब क्या हम देखते हैं ग्रेविटेशन। इसमें क्या है? तीन चार चीज के कारण होता है ग्रेविटेशन स्ट्रेस। अब जो एक्सोजेनिक फोर्स है उसमें 3-4 तरीके का स्ट्रेस के कारण होता है। पहला होता है ग्रेविटेशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल प्रोसेस। ये हमारा अर्थ है, बीच में ग्रेविटेशन लगता है। ग्रेविटेशन के कारण जितना भी जो चीज है यहाँ पे, एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर भी अंदर की ओर जाता है। जो यहाँ पे जितना भी पहाड़ है, पठार है, जो भी है, सब किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? कोई इंसान है, पेड़ पौधा है, सब अंदर की तरफ जाता है। तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स ये होता है जो भी रॉक सरफेस है, रॉक एक दूसरे के मॉलिक्यूल के बीच एक बॉन्डिंग होता है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जितने तरीके के अलग अलग मिनरल है, अलग अलग रॉक है, सारे के मॉलिक्यूल के आपस में जोड़ के रखने के लिए एक बॉन्ड होता है, उसे ही बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो इससे भी क्या होता है? एक्सोजेनिक फोर्स से इस पर भी असर पड़ता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। इससे टेम्परेचर चेंज होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टल चेंज होता है। उससे भी क्या होता है? एक्सोजेनिक फोर्स यानी एक्सोजेनिक जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो चेंज होता है पृथ्वी के ऊपर जो सरफेस है। नेक्स्ट होता है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? लूजिंग बॉन्ड जो था
जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो केमिकल प्रोसेस के कारण बनता भी है और लूज भी होता है, और इसके लूज हो जाने से क्या होगा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जो जियोमॉर्फिज्म है अर्थ का, वो भी चेंज हो सकता है। तो ये तीन मेन चीज है, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, मॉलिकुलर स्ट्रेस और केमिकल स्ट्रेस। ये सब तीन चीज के कारण क्या होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एक्सो मतलब बाहर से जो फोर्स आती है, ये अर्थ है, इंटरनल होता है एंडोजेनिक, और बाहर से जो फोर्स आता है उसे एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक फोर्स में केमिकल प्रोसेस भी काम होगा, क्योंकि यही एक ऐसा फोर्स है, ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो क्या करता है, केमिकल बॉन्ड को तोड़ता है। जितना भी मॉलिक्यूल और एटम होता है जो रॉक से बना होता है वो एक बॉन्ड के कारण होता है, जो मॉलिकुलर स्ट्रेस होता है, अगर उससे टूटे तो ये टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। तो ये सब एक एक करके हम समझेंगे। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें कि एक्सोजेनिक फोर्स अल्टीमेटली होता किससे है, तो वो होता है स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। जो इसका कंक्लूजन निकाले, अगर एक्सोजेनिक फोर्स किसके कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, वो चाहे ग्रेविटेशनल स्ट्रेस हो, चाहे मॉलिक्यूलर स्ट्रेस हो या केमिकल स्ट्रेस हो। इसी के कारण जो जियोमॉर्फिज्म है अर्थ का, पहाड़ है या कहीं पे इरोजन हो गया, नदी बन गया, या डिपोजिशनल पार्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट हो गया, ये सब के कारण ही बनता है। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होता है। और जो ये एक्सोजेनिक फोर्स होता है वो डिफर होता है प्लेस टू प्लेस, डिफर प्लेस टू प्लेस। क्यों डिफर होता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि क्लाइमेट के कारण। अभी हमने देखा कि जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो अल्टीमेट सोर्स क्या है उसका, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है। सन सीधे डायरेक्ट इस इक्वेटोरियल लाइन में जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट जितना इंसोलेशन होना चाहिए वहाँ पोल की तरफ नहीं होता है, और इस वजह से क्लाइमेट क्या होता है, चेंज होता है पूरे अर्थ के अंदर। क्लाइमेट चेंज होगा तो क्योंकि डायरेक्टली क्लाइमेट और एनर्जी सोर्स किससे मिलता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस को, तो उस वजह से डिफर प्लेस टू प्लेस। जो जियोमॉर्फिज्म होगा, जियो एक्सोजेनिक फोर्स होगा, वो डिफर होता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि एनर्जी भी क्या है, हर जगह अलग अलग होता है, क्लाइमेट के कारण होता है। फिर एक चीज और टर्म दिया हुआ ज्योग्राफी में, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है, डेन्यूडेशन मतलब होता है ऑल एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ऑल एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक जो भी प्रोसेस, जैसे इरोजन हो गया, डिपोजिशन मतलब वाटर, एयर या किसी के द्वारा एक जगह से सरफेस को उठा के दूसरी जगह डिपॉजिट कर देना, ये होता है इरोजन। एक जगह से उठाना और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देना। अब कोई भी चीज इरोड तभी होगा जब वो उसका वेदर होगा, वो टूटा होगा, ब्रेकिंग को ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं वेदरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेदर और क्लाइमेट की वजह से ये टूटता है, इसलिए इसे वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग, कोई भी रॉक है उसका वेदर हो जाएगा मौसम के कारण, उसे बोलते हैं वेदरिंग हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ये इसका जो रॉक था, हल्का होने के बाद ये क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलते हैं, इरोजन होके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एक जगह, ट्रांसपोर्टेशन। ये हो जाएगा डिपोजिशन। अगर सबको एक साथ हमें बोलना हो उसे में क्या बोलेंगे सारा को, डेन्यूडेशन। ब्रेकिंग यानी वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, और भी जो भी प्रोसेस होगा इसके अंदर एक्सोजेनिक फोर्स में, सबको क्या बोलेंगे हम, डेन्यूडेशन। जिससे एक्सोजेनिक फोर्स के कारण जो भी सरफेस बनता है, जियोमॉर्फिक चेंज होता है, जो जितना भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन। वैसे नॉर्मल भाषा में इसमें बस इरोजन और डिपोजिशन ऐड किया जाता है। अगर इसमें वेदरिंग आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन आ जाए तो गलत नहीं होगा, वो भी डेन्यूडेशन के अंदर में आता है। एक चार्ट बना हुआ है डेन्यूडेशन प्रोसेस में क्या क्या आ सकता है। डेन्यूडेशन का कोई मतलब पूछे तो उसका मतलब होता है अनकवर्ड।
अनकवर करना, डेन्यूलेशन का मतलब होता है अनकवर। डेन्यूट का मतलब होता है अनकवर, अनकवर। एक चार्ट देखो, डेन्यूलेशनल प्रोसेस, इसमें 3 चीज आते हैं। एक आता है वेदरिंग प्रोसेस, है वेदरिंग, मास मूवमेंट, वही चीज है, पहले वो टूटेगा फिर मूवमेंट होगा, फिर नेक्स्ट इरोजन, इरोजन हो जाएगा या फिर डिपोजिशन। इसका जो फोर्स है वेदरिंग का, ये कौन सा फोर्स होता है? वेदर किस किस वजह से वेदर हो सकता है? वेदरिंग में कौन कौन सा प्रोसेस आएगा? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के कारण टूट सकता है। मान लो कोई रॉक है, इधर फोर्स लगा रहा है तो ये हल्का हो जाएगा, ये टूट सकता है, ग्रेविटेशन। दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, ये भी हमने समझाया। फिर केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन के कारण भी क्या हो सकता है? वेदर हो सकता है, रॉक टूट सकता है। फिर मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों होगा? ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज का मूवमेंट, यहाँ से ये गिर रहा है, मूवमेंट कैसे हो गया? ग्रेविटेशन के कारण। ये होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है मोशन, मोशन, एनर्जी इन मोशन। तो कोई हवा जब चल रहा हो तो उसमें क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी आता है। वो हवा क्या करेगा, उसमें इतना एनर्जी आ जाता है कि वो एक जगह से धूल को उड़ा के दूसरी जगह जमा कर देता है। तो इरोजन और डिपोजिशन क्यों होता है? काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। जब कोई भी मोशन के कारण एनर्जी उत्पन्न हो तो उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वेदरिंग होगा इसके कारण, और ये सब सब किस में आता है? डेन्यूटेशनल प्रोसेस के अंदर में, जो एक्सोजेनिक प्रोसेस का पार्ट है। हो गया? अब कौन कौन सा फैक्टर एक्सोजेनिक फोर्स पर डिपेंड करते हैं? फैक्टर कौन कौन से? पहला क्लाइमेट, अभी हमने पढ़ा क्लाइमेट अलग अलग होता है, उस हिसाब से अलग अलग एक्सोजेनिक फोर्स काम करता है अलग अलग क्लाइमेट में। दूसरा है टाइप्स ऑफ रॉक, जैसे जितना एनर्जी मिलेगा उतना ही काम करेगा। पृथ्वी के ऊपर एक समान सन का रेज नहीं जाता है, कहीं इक्वेटोरियल में जाता जाता है और जो पोल के रीजन में कम जाता है। जितना एनर्जी मिलेगा उतना ही काम होगा। वैसे ही टाइप्स ऑफ रॉक, रॉक कहीं पे हार्ड होगा कहीं सॉफ्ट होगा। जब हार्ड रॉक होगा तो वो जल्दी से वेदरिंग उसका नहीं होगा, जल्दी से नहीं टूटेगा, और उसकी वजह से एक्सोजेनिक फोर्स उस पर काम जल्दी नहीं करेगा। जो सॉफ्ट होगा वो अचानक से टूट सकता है, आसानी से टूट सकता है, और एक्सोजेनिक फोर्स उस पर काम जल्दी करेगा। तो इस 2 फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है एक्सोजेनिक फोर्स के लिए। तो देखो क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ रॉक में क्या आ जाएगा? इसका स्ट्रक्चर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, और कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट मिनरल। इसमें कौन कौन सा मिनरल है? हार्ड मिनरल हो सकता है, रॉक मिनरल हो सकता है, वो मिनरल पे भी डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स और केमिकल कंपोजिशन, ये सब रॉक का डिपेंड करता है। क्लाइमेट पता चल गया, और ये टाइप ऑफ रॉक, टाइप ऑफ रॉक में सॉफ्टनेस, हार्डनेस, डेंसिटी, फिर उस कौन कौन सा मिनरल है इसमें, ये सब पर डिपेंड करता है।
ठीक, अब हम पढ़ते हैं कितना तरीके का वेदरिंग प्रोसेस होता है। एक मिनट, अब इसमें हम वेदरिंग देखेंगे। एक्सोजेनिक फोर्स में सबसे पहले हम वेदरिंग पढ़ेंगे। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक ड्यू टू क्लाइमेट और ग्रेविटेशन, क्लाइमेट और ग्रेविटेशन के कारण। एक्सोजेनिक फोर्स में सबसे बड़ा क्या है? वेदरिंग। वेदरिंग होगा तभी एक्सोजेनिक फोर्स हो सकता है। ब्रेकिंग डाउन क्लाइमेट और ग्रेविटेशन के कारण। ये इन सिटू भी हो सकता है, इन सिटू, और इसे ही ऑन साइट भी बोलते हैं। जो वेदरिंग होता है, मान लो यहाँ पत्थर है, पत्थर यहाँ पे है, यहाँ पानी गिरा, यहाँ हवा आया, यहाँ केमिकल प्रोसेस हुआ और यहाँ ये ब्रेक हुआ, तो इन सेतु। यहाँ इन सेतु मतलब होता है जहाँ जिस जगह पे है वहीं पे, और तो बस जिस जगह पे है वहीं पे इन सेतु, या इसे ऑन साइट भी कहते हैं। हो गया। एक्स सेतु भी होता है जो दूसरे जगह होता है, इन सेतु मतलब यहीं पे, तो ये वेदरिंग का होगा इन सेतु में। और ये वेदरिंग डिफरेंट हो सकता है प्लेस टू प्लेस। डिफर वेदरिंग क्या हो सकता है? जैसे जैसे क्लाइमेट रहेगा वैसा वैसा वेदरिंग होगा। मान लो क्लाइमेट बहुत ड्राई है, तो ड्राई जगह पे क्या होगा? जल्दी जल्दी टूटेगा। ड्राई होकर क्या होता है? कोई भी चीज़ ब्रेक हो जाता है। तो ये वेदरिंग क्या होगा? डिफरेंट प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, डिपेंड अपॉन क्लाइमेट, डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट। ये भी लंबा वीडियो नहीं होगा, नहीं, इसमें हम एक प्रोसेस खत्म करेंगे वेदरिंग का। अब वेदरिंग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेदरिंग। टूटने को वेदरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेदर के कारण टूटता है, जैसा मौसम रहता है वैसे से टूटता है, इसीलिए इसे वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 मेजर ग्रुप ऑफ वेदरिंग। 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ वेदरिंग। केमिकल, पहला है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। तो मार्कर को क्या हो जाता है? फिजिकल वेदरिंग, और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग। पहले हम केमिकल वेदरिंग के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हम केमिकल वेदरिंग कंप्लीट करते हैं। केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन, दूसरा आ जाएगा कार्बोनेशन, तीसरा हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। सारा हम बहुत ध्यान से देखेंगे, सारा केमिस्ट्री का टर्म है। आप जो केमिस्ट्री के नहीं हो, प्रॉब्लम हो सकता है, पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझाऊंगी। आप आर्ट्स के भी हो तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब केमिकल प्रोसेस के कारण वेदरिंग होता है रॉक का, जिससे जियोमॉर्फोलॉजी मतलब अर्थ का जो एक्सटर्नल फेस है वो चेंज होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है समथिंग डिजॉल्व इन, इसे रफ कर देते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है समथिंग डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर। जब कोई पानी में घुल जाता है तो उसे बोलते हैं उसका सॉल्यूशन बन गया। वाटर या किसी में एसिड में भी, तो यहाँ पर
एसिड का। कोई भी चीज़ अगर वाटर में और एसिड में डिजोल्व हो गया, घुल गया, अगर मान लो मेरे पास कोई पत्थर है, वो पानी में घुल जाए तो वो पत्थर ही नहीं रहेगा ना, वो डिजोल्व हो गया पानी में, तो इसे बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक। अब कोई रॉक है, वो पानी में घुल गया, अगर यहाँ कोई रॉक था, ये पानी से टकराया और घुल गया, तो ये रॉक तो कट के चला गया दूसरी जगह ना, तो ये वेदरिंग हो गया इसका, किसके कारण? सॉल्यूशन के कारण, मतलब केमिकल वेदरिंग इसका हो गया, केमिकल वेदरिंग में भी सॉल्यूशन के कारण। ठीक। जो कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे नाइट्रेट, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं उसे ही कवर कर रही हूँ। नाइट्रेट, सल्फेट, पोटासियम, एक्सेट्रा, ये कुछ मिनरल्स हैं। मान लो मेरे पास रॉक है, रॉक में क्या हो गया, हो सकता है नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, या पोटासियम हो, या ऐसा कोई और मिनरल हो, इससे पानी टकराया, ये जो होता है हाईली सॉल्युबल होता है पानी के साथ, ये पानी के साथ सॉल्युबल हो जाता है। मान लो यहाँ पे नाइट्रेट था, ये नाइट्रेट क्या हुआ, पानी में घुल के कहीं चला गया, और ये जो रॉक था वो बीच में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, तो क्या हुआ, इसका वेदरिंग हो गया, मतलब ये ब्रेक हो गया, किसके कारण? केमिकल वेदरिंग, वो भी पानी, क्योंकि पानी वो डिजोल्व हो गया, और ये सॉल्यूशन क्या हो गया, डिजोल्व होकर सॉल्यूशन बन गया, तो इसे बोलते हैं केमिकल वेदरिंग, पानी के कारण जो होता है। कौन कौन सा हो जाता है? नाइट्रेट, सल्फेट एंड पोटासियम। अब देखो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये कोई जगह है, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसका जो सरफेस में था वहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन था, पोटासियम है और सल्फेट है। ये क्या हुआ, पानी में डिजोल्व होकर अंदर चला गया, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर चला गया, या बह के कहीं चला गया। बह के जाने के बाद वो वहाँ जमा हो जाएगा जहाँ ड्राई रीजन होगा। ड्राई रीजन पे तुम्हें नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फेट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ये ड्राई रीजन में जाके जमा हो जाएगा, क्योंकि वो पानी तो वहाँ पे है नहीं, ये तो पानी के साथ ही सॉल्युबल होकर के जमा किधर हो जाता है, बहते बहते मान लो ड्राई रीजन की तरफ चला गया, तो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से वो बह के चला जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रेट, सल्फर और पोटासियम। तो ये हो गया नाइट्रोजन, सल्फेट और पोटासियम का एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें दिख रहा है? दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा है तो सुनने से भी हो जाएगा। जैसे मिनरल्स हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, बस फॉर्मूला लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये मान लो दो है मिनरल है। ये किस में होता है? चूना पत्थर में होता है, लाइम स्टोन में। लाइम स्टोन को चूना पत्थर बोलते हैं। मेरे पास एक लाइम स्टोन चूना पत्थर है। ठीक। ठीक। अब क्या हुआ, इसमें पानी गया, इसमें क्या गया, पानी गया, पानी मान लो H2O है, H2O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बनाता है, कार्बनिक एसिड। अब मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट COCO3, ये पानी के साथ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो उसके साथ क्या बनेगा, ये एसिड बन जाएगा, कार्बनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बनिक एसिड। और जो लाइम स्टोन था उससे कैल्शियम हट जाएगा, और वो कैविटी मतलब वेदरिंग हो जाएगा रॉक का। देखो नहीं, फिर से समझो। ये मेरे पास लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें पानी गया, पानी के साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट था CuCO3, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकल गया और ये एसिड बन गया, एसिड मिलके मतलब ये सॉल्युबल हो गया पानी में। तो
इस वजह से भी इसका वेदरिंग हो गया लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन जैसा पत्थर का भी केमिकल वेदरिंग होता है जिस जो सॉल्यूशन में आ जाता है। इसके बारे में एक और चीज़ हम पढ़ेंगे कार्बोनेशन में। अब इसमें एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लो मिट्टी है, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक क्या करता है, CO2 होता है उसमें, पानी गया H2O, ये क्या बनाएगा कार्बनिक एसिड। मतलब डिकेइंग, जब इसका ये सड़ता गलता है अंदर में ऑर्गेनिक तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, H2O बनाता है और कार्बनिक एसिड बनाता है। और ये ग्राउंड वाटर में ऐड होते रहता है, ग्राउंड वाटर से H2O लेता है और ये कार्बनिक एसिड बनते रहता है, सॉल्युबल होते रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया सॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन कार्बोनेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ, हमने पिछले क्लास में मिनरल्स में बारे में पढ़ा था फेल्डस्पार। फेल्डस्पार एक रॉक होता है, फेल्डस्पार ले लो या कार्बोनेट, फेल्डस्पार या कार्बोनेट, ये दोनों जो पत्थर है ये किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सबसे मिलकर बना होता है। इसमें कैल्शियम, मान लो ये वाला पत्थर है हमारे पास, ये जो होता है वो सॉल्युबल होता है किसमें, कार्बनिक एसिड में, सॉल्युबल इन कार्बनिक एसिड। हमने पढ़ा था कार्बनिक एसिड कैसे बनता है, वाटर प्लस CO2 से। अब क्या होगा, पानी आसपास का एयर से क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो मिट्टी से भी डिकेइंग की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मिट्टी से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है। ये लेकर के क्या बना देगा, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड बन गया। अब ये कार्बनिक एसिड इस पे जो हमारे पास CO3 था इस पे जाएगा और ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। इसे बोलते हैं कार्बोनेशन, इसे बोलते हैं कार्बोनेशन, क्योंकि कार्बनिक एसिड के कारण क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन। कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, मतलब टूट जाना, ब्रेकिंग ड्यू टू कार्बनिक एसिड। वैसा मिनरल जो एसिड में डिसॉल्व है, कार्बनिक एसिड में वो सॉल्युबल हो सकता है, तो पहले कार्बनिक एसिड बनेगा। कार्बनिक एसिड कैसे बनेगा, वाटर आसपास के जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड इनफ नहीं है तो मिट्टी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से बन रहा था उससे भी ले लेगा, कार्बनिक एसिड बनेगा। कार्बनिक एसिड के बाद जो ये कुछ मिनरल्स था जैसे फेल्डस्पार और कार्बोनेट, ये इसे इसमें डिजोल्व हो जाएगा और केव बन जाएगा। केव मतलब गुफा। मान लो ये बड़ा सा पहाड़ है, ये मान लो ब्लॉक था, इससे ये होल हो जाएगा, केव बन जाएगा अंदर में ये केव बन जाएगा। ये डिसइंटीग्रेट, इससे भी डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, ये अलग टाइप का एक रूप ले लेगा। मैं इसमें बता रही हूँ, वैसे जब इसके लेवल पे देखेंगे अर्थ के लेवल पे तो बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो। कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, अब हाइड्रेशन लिखते हैं, किसी चीज में पानी का ऐड हो जाने को हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ
वाटर। इसके कारण में क्या होता है, वेदर टूटता है, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम, इससे क्या बन जाता है, जिप्सम। जिप्सम जो प्लास्टर, हाथ पाँव का प्लास्टर करते हैं उसमें होता है। जब इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है कैल्शियम 5H2O जिप्सम, यानी कि ये वेदर होके सॉफ्ट बन गया, हार्ड से सॉफ्ट बन गया, तो इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। जब किसी मिनरल में क्या ऐड हो जाता है, पानी, तो इसे हाइड्रेशन बोलते हैं। कार्बोनेशन मतलब क्या होता है, जब कोई मिनरल कार्बनिक एसिड में एसिड में सॉल्युबल हो जाता है तो उसे बोलते हैं कार्बोनेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन था हाइड्रेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लास्ट बच गया। हाइड्रेशन में और हम कुछ समझ सकते हैं ऐसे। हाइड्रेशन में क्या होता है, पानी, कोई रॉक में पानी ऐड हुआ, ऐड होने के बाद वो फैल गया, स्वेल हो गया, फूल गया, फिर वो ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद उसका जो बॉन्ड था मॉलिक्यूल के बीच वो तो हल्का हो गया, अब वो आराम से टूट सकता है। उसी तरह जैसे मान लो किसी रॉक में सॉल्ट था, सॉल्ट में ये प्रोसेस होता है, इसमें पानी गया, ये फैल गया, फैलने के बाद फिर ये रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, ये एक प्रेशर लगाएगा जिससे भी वेदर मतलब रॉक टूट सकता है। तो हाइड्रेशन के कारण ये सभी होता है। इसमें दो चीज, एक टर्म है एक्सफोलिएशन, ये पता नहीं मार्केट में क्या होता है, एक्सफोलिएशन, और दूसरा है ग्रैनुलर। दो चीज है, हाइड्रेशन में आएगा। एक्सफोलिएशन मतलब होता है फ्लैकिंग। मान लो ये पत्थर था, इसमें पानी गया, हाइड्रेशन हुआ, फैल गया, फैलने के बाद फिर ड्राई हो गया, तो इसके ऊपर वाला परत क्या होता है, वो निकल जाता है। जैसे फेस पे जैसे फेस पैक लगाते हैं, फेस पैक लगाने के बाद वो उसको पहले पानी में घोलते हैं, तो उसी तरह पानी में घुल गया, फिर फेस पैक लगाओ, फिर वो ड्राई हो गई, फिर अपने आप वो निकलने लगता है, तो वही होता है। तो सब लगाते हैं आजकल, लड़के लड़कियां सब करते हैं फेस पैक, मतलब कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो पर जानते हैं, जो नहीं भी करते हैं वो समझते हैं, जैसे मैं समझती हूँ। तो ये हो गया, तो ये फेस पैक जैसा ही समझ लो। मिट्टी था, पानी में उल्टानी मिट्टी जैसे ले सकते हैं, मिट्टी को पानी में घुल गया तो उसका वो क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया, पानी ऐड हो गया, फिर उसे ड्राई करते हैं हम लगा के, ड्राई करने के बाद वो अपने आप निकलने लगता है, तो इससे ही हम लोग बोलते हैं फ्लैकिंग, एक्सफोलिएशन। ग्रेनुल मतलब क्या होता है, पूरा पत्थर ड्राई हो गया और टूट गया, चकनाचूर हो गया, उसे बोलते हैं छोटा छोटा पार्ट में टूट गया, तो ग्रैनुलर, ग्रैंड करते हैं ग्रैनुलर। तो हाइड्रेशन में दो चीज याद रखना, एक्सफोलिएशन मतलब परत निकल जाना, मुल्तानी मिट्टी की तरह, और ये ग्रैनुलर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लो कोई मिनरल है, आयरन, मैंगनीज और सल्फर, इसमें ये रॉक था, अपना इसका बॉन्ड बना हुआ था, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया, इसका बॉन्ड टूट गया, अब ये डिस्टर्ब हो गया, जो इसका अपना एक स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो गया, अब ये डिस्टर्ब हो गया, ये टूट जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। मान लो ये रेड था तो ये ब्राउन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्राउन। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बीच में ऐड हो गया, इसके ऑक्सीजन के संपर्क में आया, ये हल्का हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इसके कारण भी वेदरिंग होता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होगा, कोई मिनरल था, कोई मिनरल ऐसे जगह पे चला गया जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर क्या हुआ, मान लो कोई मिनरल है जिसमें ऑक्सीजन पहले से था, मान लो ये ए है, बी है, ये ए है और ये बी है, अब ये उस जगह पे गया जहां पे ऑक्सीजन वहां से
हट जाता है, ऑक्सीजन को कोई एब्जॉर्ब कर ले, वहाँ कुछ ऐसा मिनरल है, तो भी ये क्या हो गया, ये मिनरल डिस्टर्ब हो गया। जैसे कि आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड हमारे पास है, इसको ऐसा जगह पे लेके चले जाए ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाए, वहाँ से क्या हो जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, रिडक्शन हो जाए, तो वहाँ वहाँ क्या होगा, जो ये रॉक डिस्टर्ब हो जाएगा और ये रॉक का ब्रेक हो जाएगा, जिसे बोलते हैं रिडक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाए और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए, दोनों में ही डिस्टर्बेंस होता है। मान लो इसका कलर अगर ब्राउन था तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, कलर चेंज हो जाता है रॉक का। तो ये भी होता है वेदरिंग का एक पार्ट। केमिकल वेदरिंग में आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हमने केमिकल वेदरिंग में क्या क्या पढ़ा, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सॉल्यूशन में पढ़ा कि जो भी अगर मान लो कोई रॉक है, उसमें कोई ऐसा मिनरल है जो पानी में घुल जाए, वो पानी में घुल के वेदर उसको उस वाले मिनरल को तोड़ सकता है और एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरा पढ़ा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में मतलब होता है जो भी मिनरल है अगर वो एसिडिक में, कार्बनिक एसिड वीक एसिड होता है। कभी पूछे कार्बनिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है। वीक एसिड में कुछ मिनरल घुल जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कोई मिनरल है, मान लो कोई पत्थर है, उसमें कार्बनिक एसिड कैसे बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। वाटर रहता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लिया या जमीन से ले लिए, उसके बाद वो एसिड बन के क्या हुआ, उस एसिड बार बार पत्थर पे धक्का मारा, वो पत्थर क्या हुआ, टूट गया, जो कैल्शियम कार्बोनेट का था, या उसका कलर चेंज हो गया, जैसे ताजमहल का कलर चेंज हो गया था। तो वो होता है वेदरिंग। कौन सा वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, कार्बोनेशन के कारण। थर्ड होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब है पानी का ऐड हो जाना। कोई चीज़ में, कोई पत्थर में पानी ऐड होता है, ऐड होने के बाद वो सूख जाता है, तो वो तो उसका परत निकलने लगता है, तो उसे एक्सफोलिएशन भी बोलते हैं, जो मुल्तानी मिट्टी का एग्जाम्पल था, एक्सफोलिएशन या ग्रैनुलर। नेक्स्ट था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब ऑक्सीजन, कोई भी मिनरल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो उसका मिनरल का जो कंपोजिशन था वो डिस्टर्ब हो गया, उसके कारण भी वो ब्रेक हो जाता है। अगर दूसरा है जो इसमें ऑक्सीजन पहले से है, वो अगर बिना ऑक्सीजन वाले जगह पे चला गया तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो भी ब्रेक हो जाएगा, उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो ये था केमिकल प्रोसेस के कारण जो भी मिनरल या एटमॉस्फेयर जो भी स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उससे अलग अलग स्ट्रक्चर पृथ्वी पे बन जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं। इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनेंगे। आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर समझने के लिए बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अगर समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो आप पूछना, मैं फिर से समझा दूंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार पढ़े हम समझ में आ जाएगा, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए इसी को मेहनत बोलते हैं। अगर ऐसा होता है कि एक बार पढ़े समझ में आ जाए तो सब लोग जीनियस होते हैं, ऐसा नहीं होता है। सबका कैपेसिटी होता है, किसी को एक बार में समझ आता है, कंसंट्रेट डिपेंड करता है किसका कितना कंसंट्रेशन है, इसको 2-3 बार लग जाता है समझने में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हम उससे छोड़ देते हैं कि अरे नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं समझ रहा, फिर से पढ़ेंगे, एक जगह नहीं आ रहा दूसरी जगह देखेंगे, पर इसको समझेंगे। तो वही चीज़, जो भी डाउट है वो पूछना चाहिए। तो ये अभी 2 वीडियो में, अभी और भी ज़्यादा प्रोसेस है, 3 प्रोसेस था ना इसका, एक्सोजेनिक प्रोसेस का 3 प्रोसेस था, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस। अभी हमने केमिकल प्रोसेस खत्म किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस देखेंगे। बस ये इसके बाद ये जो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें इसलिए ज़्यादा वीडियो लगा, तो इसे अच्छे से समझने के लिए आपको सारा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे और भी ज्योग्राफी पूरा पढ़ना चाहते हो तो स्टडी विद टिया के प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी का सारा कवर किया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा कवर हो जाएगा इससे। अगर आप इस क्लास में हो तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करना तो अच्छा होगा। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।